सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चलने वाला है दोस्तों, हम पढ़ेंगे संघीय संसद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघीय संसद के बारे में। उसके कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं संघीय संसद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संसद के बारे में पढ़ लेते हैं। संसद में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, वो जान लेते हैं। ठीक है, तो संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 यानी 69 में संसद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद कौन से में? 79 में। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि संसद का प्रावधान किस में किया गया है, तो आप बताएंगे 79 अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तब याद रखेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होती है। क्या क्या होती है? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होती है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में संसद के कितने अंग होते हैं, यानी संसद के कितने भाग होते हैं, तो ये आपसे पूछेगा। आपको बताने कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, एक क्या होता है, एक लोकसभा होती है और एक क्या होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक है, तो ये 3 जो है संसद के भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो दिया हुआ, उसके बाद है भारत संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का एक विशेष महत्व है। ये आपको याद नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति आदि के बारे में बताया गया। देखिए संसद अनुच्छेद 79 में बताया गया, लेकिन संसद किस में बताया गया? संविधान के भाग 5 में। किस में बताया गया? संविधान के भाग 5 में। ये भी आप याद रखेंगे, 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद में 2 सदन होते हैं। एक तो उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, एक निम्न सदन होता है जिसको लोकसभा कहते हैं। ठीक है, 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। संसद किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। संसद संविधान के किस भाग में? तो आप बताएंगे भाग 5 में। किस में? भाग 5 में। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और उसके शक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये याद रखेंगे, बिल्कुल। ध्यान रखने वाली क्या बात है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का तो वो होता है अंग। लेकिन जो राष्ट्रपति है संसद के, ना राज्यसभा ना लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ना वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति ना देते। देखिए राज्यसभा, लोकसभा किसी में भी कोई भी कानून पारित हो जाए, लेकिन वो तब तक विधेयक नहीं कहलाया जाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति ना देते। ठीक है, तो आप ये इसीलिए राष्ट्रपति जो है वो महत्व है। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं। तो आपको इतना क्लियर हुआ इस स्लाइड से? बिल्कुल क्लियर हुआ। ये आपको जरूर याद रखना है। संसद किस में दी हुई है? अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। भाग कितने होते हैं संसद के, अंग कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, लेकिन संसद में सदन कितने होते हैं? तो सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद संविधान के किस भाग में? तो आप बताएंगे संविधान के भाग 5 में। किस में? संविधान के भाग 5 में। तो आप ये याद रखेंगे। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा। अब पढ़ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। संसद के बारे में हमने जान लिया, अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80 किस में दी हुई है राज्यसभा? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, जिस सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। कितनी होती है दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम संख्या?
अभी तक कितनी है? 250। कितनी है? 250 है सबसे अधिकतम, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, राज्यसभा में सबसे अधिकतम संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सदस्यों की संख्या है 250। कितनी है? अधिकतम 250 है, ठीक है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 238, 250 में से 238 सदस्य जो है वो राज्यों या संघ शासित केंद्र शासित प्रदेशों से भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो आप बताएंगे 12 सदस्यों को। कितने को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, ये भी याद रखेंगे, जो कभी भंग नहीं होता। तो ये पूछा जाता है राज्यसभा को कब भंग कर दिया जाता है? तो आप बताएंगे राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये स्थायी सदन है। क्या दोस्तों? स्थायी सदन है। क्यों भंग नहीं होता? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके एक तिहाई, कितने दोस्तों? 250 हैं। 250 के एक तिहाई जो सदस्य है ना लगभग, वो क्या होते हैं? वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसलिए देखिए, ये बदलता रहता है, हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाएंगे, फिर नए आएंगे, फिर एक तिहाई रिटायर हो जाएंगे, फिर नए आएंगे। तो ये जो है ना स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हमने जब उपराष्ट्रपति पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप ये याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नहीं आया समझ में? देखिए, उपराष्ट्रपति को अलग से चुना जाता है, उसकी जो मतदान प्रक्रिया होती है वो गुप्त होती है और अलग से होती है। लेकिन उपसभापति, क्या दोस्तों? राज्यसभा के उपसभापति को जो सभी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ। कब हुआ? 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। तो आप ये याद रखेंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने? 245 सदस्य हैं। अधिकतम 250 हैं, लेकिन वर्तमान में कितने? तो 245 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो आप बताएंगे 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ, ठीक है। राज्यसभा किसमें दी हुई है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है, ठीक है। आपको पूछेगा एग्जाम में दोस्तों, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो आप बताएंगे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप बताएंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है। इसके 6 वर्षों का सदस्य को कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे। चलिए, अब जान लेते हैं राज्यसभा के विशेष शक्तियां। राज्यसभा की जो विशेष शक्तियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 249 किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 249 में राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम कितने भी हों, जैसे 100, तो उसके कम से कम 1/3 बहुमत द्वारा राज्यसभा में सूची, देखिए राज्य, हमने आपको पढ़ाया था राज्य सूची होती है, संवर्ती सूची होती है, केंद्र सूची होती है, बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय का अगर कोई राष्ट्र महत्व घोषित कर देते हैं तो उसके द्वारा संसद में कानून लाके उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। मात्र कितने वर्ष तक रहेगा? 1 वर्ष तक। परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। देखिए, वैसे इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष तक रहेगा तो राज्यसभा चाहे वो फिर भी एक बार बढ़ा दे, फिर 1 साल बढ़ा दे, कितनी भी बार बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा का
अखिल भारतीय सेवा की सृजन का अधिकार मात्र किसको है? तो राज्यसभा को है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है। क्या करती है? राज्यसभा अनुच्छेद 312 कहता है राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य लोकसभा से जब धन विधेयक पारित होता है तो वो राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है, और वो 14 दिन के भीतर यदि उपराष्ट्रपति उसको स्वीकार नहीं करता या वापस नहीं करता तो उसको स्वीकार ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, किंतु इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 3 अप्रैल 1952 को किया गया। लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ राज्यसभा सीटें बता देता हूँ जो प्रमुख है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कितनी कितनी राज्यसभा सीटें, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश ही याद रखना है। क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 हैं। कितनी है? 31 हैं। इस पे 3 स्टार बना लीजिए। ये पूछा जाता है कि राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक किस प्रदेश में है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपको दोस्तों याद क्या कर रखना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस जिस राज्य की सेम सेम सीट है, जैसे 11-11 सीटें आंध्र प्रदेश और गुजरात की, तो ये आपको याद रखना है। बिहार और पश्चिम बंगाल की 16-16 सीट है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सभा की सीटें जो हैं वो बराबर हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ये आप याद रखेंगे। और आपको क्या याद रखना है? जो सर्वाधिक सीटें हैं जैसे उत्तर प्रदेश की, और जो सबसे कम सीटें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें जो कि सर्वाधिक है, और उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी सीटें? 19 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीटें? तो आप बताएंगे 18 सीटें हैं राज्यसभा की। उसके बाद बिहार। बिहार में कितनी है? 16 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी राज्य विशेष का पेपर दे रहे हैं तो आप उस राज्य की ज़रूर याद रखें, ठीक है। लेकिन यदि आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें? तो आप बताएंगे 16 सीटें। कितनी सीटें? 16 सीटें, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने, क्योंकि 16-16 सीटें किसमें? पश्चिम बंगाल और बिहार में, ठीक है। उसके बाद आपको कर्नाटक याद रखना है। कर्नाटक में कितनी सीटें? 12 सीटें। कितनी है? 12 सीटें। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें? 11 सीटें। कितनी है? 11 सीटें। गुजरात में कितनी है? 11 सीटें। कितनी है? 11 सीटें। मध्य प्रदेश में कितनी है? 11 सीटें। तो आप इन तीनों को भी याद रखेंगे, क्योंकि 11-11 किस में सीटें? आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक है। उड़ीसा में कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। राजस्थान में कितनी है? 10 है। तो आप इन दोनों को भी याद रखेंगे। देखिए जिसमें मतलब जिसमें सेम सेम सीम है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सेम सेम सीटें इसलिए बता रहा हूँ, आप इनको इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है केरल। केरल की कौन सी सीटें? केरल में 9 सीटें हैं। कितनी है? 9 सीटें। उसके बाद है असम। असम में कितनी है? 7 सीटें, ठीक है। आप दोस्तों इनकी ट्रिक अपने आप भी बना लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा आप ट्रिक से ना याद करें, क्योंकि ट्रिक्स तो आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद कर लें, जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं है वो याद कर लें, ठीक है। पंजाब में कितनी है? 7 है, ठीक है। तेलंगाना में कितनी है? तेलंगाना में भी 7 है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। असम, पंजाब, तेलंगाना, इनमें कितनी है? 7 है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में कितनी है? 6 सीटें। कितनी है? 6 सीटें, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 5 सीटें। कितनी है? 5 सीटें। हरियाणा में कितनी है? तो आप कहेंगे 5 सीटें। तो आप ये दोनों भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कितनी सीटें? 5 सीटें, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में कितनी सीटें? 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 सीटें, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी है? 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को याद रखेंगे। कितनी सीटें? 3 सीटें हैं दोनों में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 1 है। गोवा में 1 है। मणिपुर में भी 1 है। मेघालय में भी 1 है। मिजोरम में भी 1 है। नागालैंड में भी 1 है। तो इन सब में 1-1 है। सिक्किम में भी 1 है। त्रिपुरा में भी 1 है। दिल्ली में 3 है। दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में 3 है। तो वो अपने पूर्वी राज्य है ना, जैसे नागालैंड, मिजोरम, ये सब में कितनी है? 1-1 है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, इन सब में
एक एक सीट है। तो आप ये वैसे भी याद रखेंगे, इनमें कितनी है, एक एक सीट है। दिल्ली में कितनी है, 3 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आप राज्यसभा की सीटों को याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कितने हैं, सबसे अधिक। तो ये ज़रूर याद रखेंगे आप, किसमें, उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है। कितनी है, 31 है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे। बाकी जो अपने पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सब में कितनी है, एक एक सीट है। कितनी है, एक एक सीट है, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया, संसद के बारे में पढ़ लिया, अब लोकसभा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में, किसमें, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, प्रथम सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। कितनी है, 552 है। अब मैं आपसे पूछूं राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 250 है। कितनी है, 250 है। तो मैं आपसे पूछूं लोकसभा की कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 552 है। कितनी है, 552 है अधिकतम, ठीक है। जिसमें से 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। तो और नोट क्या रखना है आपको, नोट रखना है, नोट 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार 2026 में 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो अभी वर्तमान में वो ही रहेंगी। जैसे राज्यसभा में 250 है, लोकसभा में 552 है, और किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी सीटों का परिवर्तन नहीं किया जाएगा 2026 तक, ठीक है। ऐसा प्रावधान है 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है। कितनी है, 545 है। ये आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि आपको दे देगा लोकसभा में वर्तमान में और सर्वाधिक सीटें कितनी है। तो आपको ये याद रखना है, वर्तमान में 545 है और लोकसभा में अधिकतम कितनी है, 512 है। कितनी है, 512 है। तो आप ये याद रखेंगे। इनमें से 524 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य शामिल हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या कहता है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 सीटें आरक्षित हैं। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार। वैश्य कितने होते हैं, जो 18 वर्ष के होते हैं। क्या होते हैं, 18 वर्ष के होते हैं, उनको वैश्य मताधिकार कहते हैं, ठीक है। उसके आधार पर यानी गुप्त मतदान होता है, किसी को पता नहीं लगता, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए, संसद, पहले संसद का स ले लीजिए, राज्यसभा का र ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, तो क्या हो गया, सरल, या सरला करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सरल याद रख लीजिए, सरला याद रख लीजिए। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद किस में, 79 में। र से राज्यसभा किस में, 80 में। लोकसभा किस में, 81 में। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको जरूर याद रखने, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसद किस में, 79 में। राज्यसभा किस में, 80 में। लोकसभा किस में, 81 में। तो आपको ये जरूर याद रखना है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक जो अर्हताएं, मतलब क्या क्या योग्यताएं, वो बताई गई है। 25 वर्ष की आयु पूरी हो। राज्यसभा में कितना था, 30 वर्ष की। कितनी थी, 30 वर्ष की। लोकसभा में कितनी है, 25 वर्ष की, ठीक है। तो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सब जो अहिर्ताएं वो दी गई हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ये स्थायी नहीं होगा दोस्तों, अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है, यदि किसी दोस्तों पार्टी ने अपनी विश्वास मत खो दिया, मतलब बहुमत खो दी, तो वो क्या हो जाएगी, वो पार्टी तो हार जाएगी, फिर कोई और आएगी, तो सत्ता यानी लोकसभा जो है भंग हो जाएगी। तो लोकसभा जो है एक अस्थायी सदस्य है, और जो कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लेकिन इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा
मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कौन से संविधान संशोधन? ट्रिपल स्टार बना लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। सभा के बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष बताता है। इसमें 3 स्टार बना लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्यों बना लेंगे। देखिए, लोकसभा का आपसे एग्जाम में पूछेगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आप बताएंगे उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते रहते हैं। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन बताता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। कौन बताता है? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको ये भी याद रखना है कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले किस सभा में पेश किया जाएगा, किस सदन में पेश किया जाएगा? तो आप बताएंगे लोकसभा में पेश किया जाएगा। किस सदन में पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय समितियों पर लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो है, जो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य 1/10 होती है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, जब दोनों सदनों की समिति की एक साथ बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता ना उपराष्ट्रपति करता है ना राष्ट्रपति करता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं दोस्तों आपको लोकसभा की सीटें बता देता हूँ, किस किस राज्य में, किस किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको राज्यसभा की बताई, ऐसे ही मैं आपको लोकसभा की बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। यहाँ पे उनके प्रकार दिए गए हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है। यहाँ पे उनकी सीटें दी गई हैं, तो आप ये याद रखेंगे। अंडमान निकोबार में कितनी है? 1 सीट है। कितनी है? 1 सीट है। और अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य है। तो आप ये पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। कितनी सीटें? 25 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें। असम में 14 सीटें। बिहार में 40 सीटें। कितनी है? बिहार में 40 सीटें। आपको ये पता है कब याद रखनी है? जब किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जब चुनाव हो, क्या हो दोस्तों? चुनाव हो, तो सबसे ज़्यादा आपको उसी राज्य की जो लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, ये जरूर याद रखनी है, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कितनी है? 1 है। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11 सीटें हैं। दादर नागर हवेली में कितनी है? 1 सीटें हैं। दमन और दीव में कितनी सीटें? 1 सीट है। दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में 7 सीटें हैं। तो आप ये याद रखेंगे, दिल्ली में कितनी सीटें हैं? दिल्ली में 7 सीटें हैं। ठीक है। गोवा में कितनी है? गोवा में 2 सीटें हैं। गुजरात में कितनी है? गुजरात में 26 सीटें। हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में 10 सीटें। और हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 4 सीटें। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 6 सीटें। झारखंड में कितनी है? 14 सीटें। ठीक है, तो आप इनकी ट्रिक बना लेंगे कोई भी और याद कर लेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप बिना ट्रिक के याद करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि ट्रिकों से आप भूल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी है? 28 सीटें। केरल में कितनी है? 20 सीटें। लक्षद्वीप में कितनी है? 1 सीट है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें। मणिपुर में कितनी है? 2 सीटें। और मेघालय में कितनी है? 2 सीटें। मिजोरम में कितनी है? 1 सीटें। नागालैंड में कितनी है? 1 सीटें। उड़ीसा में कितनी है? 21 सीटें दोस्तों। पुदुचेरी में कितनी है? 1 सीट है। ठीक है। पंजाब में कितनी है? 13 सीटें। राजस्थान में कितनी है? 25 सीटें। सिक्किम में कितनी है? 1 सीट है। तमिलनाडु में कितनी है? 39 सीटें। और त्रिपुरा में 2 सीटें। ठीक है। तो अभी राजस्थान में जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे करके याद रखेंगे, वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितनी है? 5 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है? 5 सीटें। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें। कितनी है? 80 सीटें। तेलंगाना में कितनी है? 17 सीटें। और पश्चिम बंगाल में कितनी है?
42 सीटें हैं। कितनी है? 42 सीटें। तो आपको इसमें से भी याद रखना है क्या, सबसे अधिकतम किस राज्य में सीटें हैं या किस में है, तो ये आपको बताना है किस में, उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की भी सबसे अधिकतम सीटें कितनी है, तो आप कहेंगे 31 हैं। कितनी है? 31 है। लोकसभा की सर्वाधिक भी सीटें तो आप कहेंगे कितनी है? 80। कितनी है? 80 है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लोकसभा के अध्यक्षों की सूची बता देता हूँ। आपको ये याद नहीं रखने, कौन कौन से याद रखने वो मैं आपको बता दूंगा, बस आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं और पार्टी का नाम दिया गया है। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो ये इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ। बस आप इनके नाम याद रखेंगे, बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर है। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर है, जिनको जी.वी. मावलंकर भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? जी.वी. मावलंकर भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में मिल सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जी.वी. मावलंकर भी है क्या दोस्तों? जी.वी. मावलंकर भी आपको नाम मिल सकता है, या आप पूरा नाम याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर भी मिल सकता है, ठीक है। और ये किस चुनाव क्षेत्र से थे, तो ये अहमदाबाद से चुनाव क्षेत्र से लड़े थे, ठीक है। और ये किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। किससे थे? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। अब आपने पहला याद कर लिया, अब आपको लास्ट का याद करना है। ये इसमें याद रख लिया, बिल्कुल याद रख लिया। इनका चुनाव क्षेत्र याद रखना है, पार्टी का नाम याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट का इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बाकी आप नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए अयंगर। ये तीनों तो आपको याद रखने। पहले अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरे कौन है? ए एम अयंगारी, ठीक है। तीसरे कौन है? हुकुम सिंह। और चौथे कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। क्योंकि ये दोस्तों अब जो पेपर वाला हो गया है वो थोड़ा सा चालाक हो गया है। पहला तो सबको याद है, लेकिन लास्ट के दूसरा भी पूछ सकता है आपसे, तीसरा भी पूछ सकता है, चौथा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। तो आप चारों याद रख लीजिए, गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरे एम ए अयंगरी, तीसरे हुकुम सिंह, चौथे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये याद रखेंगे, इन पे भी स्टार बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक बार इनको देख लेंगे। नेक्स्ट है गुरदयाल सिंह, बालीराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, के एस हेगड़े, बलराम जाखड़ी, रवि राय, शिवराज पाटिल, पी एम संगमा, जे एम सी बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार। तो ये एग्जाम में आप देखिए क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा। मैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन ला के भी दिए हैं आपको, देखे संसद से संबंधित क्वेश्चन भी दिए, राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन भी दिए और लोकसभा से संबंधित भी क्वेश्चन दिए। तो आप ये देखेंगे आगे चल के। मीरा कुमार दोस्तों आपने नाम पढ़े, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार है, इसलिए इस पे स्टार बना लेंगे। कहाँ से लड़ी है? सासाराम से चुनाव जीता इन्होंने। और किस पार्टी की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की थी। किस पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी की थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। और दो नाम ये और याद रखेंगे, सुमित्रा महाजन इंदौर से चुनाव जीती थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थी। किससे थी? भारतीय जनता पार्टी से थी। और ओम बिरला वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा से हैं, किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। तो मीरा कुमार आपको याद रखने हैं। पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन है? मीरा कुमार है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। अब वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है ये आपको बताना है। तो वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बताया, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। अब आपको तो पता ही नहीं होगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, और आप कहेंगे मैंने तो बताया ही नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ 17वीं लोकसभा चल रही है वर्तमान में, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, ठीक है, जो कि कोटा से जीते हैं चुनाव। और किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, संसद से जुड़े क्वेश्चन, राज्यसभा से जुड़े क्वेश्चन और लोकसभा से जुड़े क्वेश्चन, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे। लोकसभा में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। इन सभी पे आप स्टार बना लेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। कितनी है? 552 है। वर्तमान में कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। किन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो सर्वाधिक सीटें हैं वो किसमें? मध्य प्रदेश में होंगी। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो ये मैंने आपको बताना शायद भूल गया हूँ। प्रोटम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? प्रोटम स्पीकर होता है जब लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, ना उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है, जब तक लोकसभा का अध्यक्ष ना चुना जाए। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मामलंकर। ये मैंने आपको बता दिए। और आपको ये भी याद रखना है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे ओम बिरला है। कहाँ से चुनाव लड़े? कोटा से लड़े। और किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा से जुड़े महत्वपूर्ण पर्सन, उनके बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250 है। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक कितने दोस्तों? 2 वर्ष पे। कितने? प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 कितने? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है संसद को राज्य किसी के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति के प्रदान है अनुच्छेद 249 में। किसमें? अनुच्छेद 249 में। जो मैंने आपको बताया था राज्य सूची के बारे में क्वेश्चन, कि यदि राज्यसभा को लगे कि कोई राज्यसभा में सूची में ऐसा विषय है जिस पे कानून बनाया जाना चाहिए, तो राज्यसभा बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे सभा को अस्थायी सदन कहते हैं। ये क्या लिख रहा है? मुझे ये नहीं लिख रहा है दोस्तों, राज्यसभा, राज्य लिख रहा है, ये गलत लिख गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इस राज्यसभा को किसी भी विघटित नहीं किया जा सकता, यानी ये अस्थायी है। इसको, ये गलत है दोस्तों, अस्थायी नहीं होगा, स्थायी सदन है। क्या दोस्तों? स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दो आप ठीक कर लेंगे। राज्यसभा का स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब लोकसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और क्लास का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो आप बताएंगे 6 महीने। कितना होना चाहिए? 6 महीने। ये क्वेश्चन जो है ना, इन सब पे आप 3 स्टार बना लेंगे, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनको नोट कर लें। ठीक है, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 105 में बताया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की देन है। ठीक है, तो ये सभा में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होती है। कितनी होती है? 1 घंटा होती है। संसद में शून्यकाल का समय कौन सा होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, शून्यकाल का समय क्या होता है? 11 से 12, 12 से 1, 2 से 3। तो ये पूछा गया है, तो आप बताएंगे 12 से 1 है। ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल। क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेंगे, पूछा जाता है। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के उत्तरदायी कौन होता है? आर्थिक कार्य विभाग होता है। ये आप याद नहीं रखेंगे, ये पूछा नहीं जाता। संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ये आपको याद रखना, ये पूछी जाती है। तो आप बताएंगे प्राक्कलन समिति है। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो आप बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष को करती है। किसको करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को करती है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहाँ जाके आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अपनी नोट्स अवश्य बनाएं दोस्तों, हैंड रजिस्टर नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको आधी चीज़ें वैसे याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अपने विचार दोस्तों अवश्य दें, अपने विचार दोस्तों अवश्य दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज़रूर बताएं, क्योंकि हम में कोई कमी होगी तो हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।